गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10 का विषय जो है गणित पढ़ रहे थे, और इस चैप्टर में हमने जो है पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था 10th क्लास का। हम लोग जो है चैप्टर 2 जो है पढ़ाई कर रहे थे, और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, बहुपद को पहचानना हमने सीखा था। तो बहुपद कौन सा होता है, कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद होता है, उसको पहचानने के लिए मैंने क्या तरीके बताए थे कि उस बहुपद के प्रत्येक चर जो होते हैं, वेरिएबल जो होता है, प्रत्येक चर का जो घात होता है, प्रत्येक चर का जो घात होता है वो क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। बस इतना चीज अगर आप याद रखते हैं तो आपको बहुपद पहचानना आ जाएगा। कौन सा बहुपद नहीं होता है, ये चीजें भी मैंने आपको बताया था कि बहुपद कब नहीं होता है। बहुपद नहीं होता है कब, तो सिंपल सी बात है, रूट के अंदर अगर चर हो, ठीक है, या चर हर में हो, चर हर में हो, ठीक है, ठीक है, या फिर चर की घात निगेटिव हो, चर की घात क्या हो, ऋणात्मक हो यानी निगेटिव हो, ठीक है, और एक चौथा हमने क्या सीखा था कि चर की घात भिन्न में हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हमने सीखा था, ठीक है, कि बहुपद पहचानने के क्या तरीके हैं कि प्रत्येक चर का जो घात होना चाहिए वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। और बहुपद कब नहीं होता है, जब चर क्या होता है, रूट के अंदर होता है, या चर हर में होता है, या चर की घात ऋणात्मक होती है, या चर की घात भिन्न होती है। तो ये दोनों चीजें हमने लास्ट क्लास में पूरे डिटेल में पढ़ लिया था। तो इसी पे आधारित एक छोटा सा क्वेश्चन है, फिर हम लोग आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तो एकदम ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे कि इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है, इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। पोल सेक्शन में आंसर करना है। इन चार विकल्पों में से कौन सा बहुपद नहीं है, इन चार विकल्प में कौन सा बहुपद नहीं है, एकदम आराम से आंसर कीजिए सभी बच्चे। कौन सा बहुपद नहीं है, कौन सा बहुपद नहीं है, कौन सा बहुपद नहीं है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। मैंने बताया था, अभी अभी बताया है, कई बार बता चुका हूं, कौन सा बहुपद नहीं है। कौन सा बहुपद नहीं है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है जी, अभी अभी पिछले अभी जस्ट सेकंड में बताया था, लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, फिर भी आप लोगों ने गलत किया। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे देखिए 1/x जब ये बदलेगा तो क्या हो जाएगा, x का पावर -1 हो जाएगा। और मैंने अभी अभी बताया था कि पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए कि पावर जो है चर की घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, या फिर आप ऐसे देखिए ना कि चर हर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चर हर में है, तो ये बहुपद नहीं होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, फिर भी कुछ बच्चों ने जल्दबाजी में गलत किया, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यहाँ पे ऑप्शन डी। अब हम चलिए देखते हैं, अगला टॉपिक है आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बहुपद की घात, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही आसानी से आप इसे पहचान सकते हैं। देखिए कैसे, मैं यहाँ पे 5 बहुपद लिखने वाला हूं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई, ठीक है। 5x³ प्लस 10y² माइनस 3, 11x⁴ प्लस 10y² प्लस 2, 10x प्लस y, 5x² प्लस 3x प्लस y, 9x⁻⁻4 प्लस 3। अब ध्यान से बताइएगा, पहली बात कि इन पांचों में से कौन सा बहुपद नहीं है आपको बताना है।
इन 5 में से कौन सा बहुपद नहीं है? तो ये तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं सभी बच्चे कि इन 5 ऑप्शन में से बहुपद कौन सा नहीं है। ठीक है, इन 5 में से बहुपद सिर्फ ऐसा है जो कि ये नहीं है, ऑप्शन ई जो है बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की पावर जो है -4 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे चर का अधिकतम घात क्या है, चर का अधिकतम घात क्या है, अधिकतम घात क्या है, बताइए सभी बच्चे, चर का अधिकतम घात क्या है? तो यहाँ पे देखिए x भी चर है, y भी चर है, और यहाँ पे x का पावर 3 है और y का पावर 2 है, तो चर का अधिकतम घात यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऐसे ही सेम क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि चर की अधिकतम घात क्या है, क्वेश्चन नंबर बी में, ऑप्शन बी में, तो यहाँ पे x भी चर है, y भी चर है, तो x की घात यहाँ पे क्या है? एक मैक्सिमम 4 है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे x भी चर है, y भी चर है, तो मैं पूछूं चर की अधिकतम घात कितनी है, तो आप क्या कहोगे? x का घात कुछ नहीं है तो 1 है, y का घात भी कुछ नहीं है तो 1 है, तो यानी चर का घात यहाँ पे मैक्सिमम क्या है? 1 है। ऐसे ही अगर मैं पूछूं ऑप्शन डी में कि चर का अधिकतम घात क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? x का घात यहाँ पे 2 है और x का घात यहाँ पे 1 है, y का घात यहाँ पे 1 है, बड़ा कौन सा है? 2 वाला, और ये तो बहुपद ही नहीं है, तो चर की घात की बात ही नहीं है। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? तो अब आपको समझना था कि बहुपद का घात क्या होता है, बहुपद की घात क्या होता है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल मतलब कि चर का अधिकतम जो घात होता है वही डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होता है। यानी आपसे पूछा जाए 5x³ + 10y² - 3 का डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा, बहुपद की घात क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? 3 बताएंगे। ऐसे ही मैं इस बहुपद का पूछूं कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा, बहुपद की घात क्या होगा, तो आप बताएंगे 4। ऐसे ही अगर मैं पूछूं ऑप्शन सी का कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल यानी बहुपद की घात क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? 1 बताएंगे। ऐसे ही ऑप्शन डी है, यहां आपसे पूछा जाए डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बहुपद की घात क्या होगा, तो आप 2 बताएंगे। यानी कि बहुपद जो की घात होती है वो क्या होती है? वो चर की अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। उम्मीद है सभी बच्चों को क्लियर होगा कि जो चर की अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात होती है। सिंपल, चर की अधिकतम घात को ही बहुपद का घात कहते हैं। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे लिखा भी गया है, देखिए ध्यान से। अब जैसे यहाँ पे x का पावर 2 है, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे x की पावर 2 है और यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो अगर मैं पूछूं बहुपद की घात क्या होगी, तो आप क्या बताओगे? 2 होगी। क्यों? क्योंकि अधिकतम घात क्या है? 2 है। अधिकतम घात क्या है? 2 है, और अधिकतम घात 2 है तो बहुपद की घात क्या होगी? 2 होगी। देखिए यहाँ पे चरों की घात हमेशा पूर्ण संख्या ही होता है, ये 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, यानी कि पूर्ण संख्या ही होता है। चरों की घात क्या होती है? पूर्ण संख्या ही होती है। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो x की घात यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x की घात कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, और यहाँ पे 7 में कोई चर नहीं है तो इसका घात क्या हो गया? 0 हो गया। तो यानी कि चरों की घात तो हमेशा पूर्ण संख्या होगी, यानी ये बहुपद तो है। अब देखिए इस बहुपद का अधिकतम घात कितना है? 2 है, और यही बहुपद की घात है। यानी जो चर की अधिकतम घात होता है वही बहुपद की घात होता है, तो अधिकतम घातांक को ही बहुपद की घात कहते हैं। एकदम सिंपली क्लियर है ना सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, एकदम सिंपल था ये। ठीक है, चल यहाँ पे लिखा गया है एक बहुपद की घात बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात होती है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने नोट कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे और अपने नोट कॉपी में जो है जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए अब कुछ क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। जैसे आपके सामने एक बहुपद है, ये आपके सामने बहुपद है, और मैं आपसे पूछता हूं कि चर की अधिकतम घात कितना है? चर की अधिकतम घात कितनी है? चर की अधिकतम घात यहाँ पे कितनी है? x का कुछ नहीं है तो 1 है, x का यहाँ पे 10 है, तो अधिकतम घात कितना है? 10 है। तो यहाँ पे चर का बहुपद की घात क्या हो जाएगी? बहुपद की घात यहाँ पे 10 हो जाएगी, क्योंकि चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात होती है। उम्मीद है कि सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब एक क्वेश्चन के माध्यम से जो है यहाँ पे आंसर कीजिएगा। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 में एक बहुपद लिखा गया है x² - 2x + 1, ये क्या है? एक बहुपद है। अब आपको बताना है कि इसमें चर की कौन कौन सी घात है। ठीक है, चर की कौन कौन सी घात है? तो चर का घात यहाँ पे एक तो 2 है, और एक क्या है? एक का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और क्या है? यहाँ कोई भी चर नहीं है तो यानी उसका घात 0 ले लेंगे।
ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे z का पावर 7 यानी एक घात तो 7 है और एक घात क्या है 10 है और एक घात क्या है कुछ नहीं है तो 0 है। तीसरे में यहाँ पे एक y का घात कुछ नहीं है तो क्या है 1 है और 1 का घात कुछ नहीं है तो क्या है यहाँ पे चर नहीं है तो 0 है। ऐसे ही चौथे नंबर पे यहाँ पे चर की घात 0 है यानी कोई भी चर नहीं है तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आपने चर की घात निकाल लिया यानी कि ये सभी चर के घात है। अब चर की घात तो ये है, ये पता है, लेकिन जब बहुपद की घात आएगी तो हम किसको लेंगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का बहुपद की घात क्या होगा, जो चर की अधिकतम घात होगी, जो चर की अधिकतम घात होगी। तो चर की अधिकतम घात कितनी है 2 है। चर की अधिकतम घात कितनी है 2 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का चर की घात बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का चर की घात बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का चर की घात बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का चर का घात 10 हो जाएगा। वेरी गुड, अधिकतम घात है। क्वेश्चन नंबर 3 का चर की घात बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में चर की घात 1 होगी। वेरी गुड। और क्वेश्चन नंबर 4 में चर की घात क्या होगी शून्य होगी, कुछ नहीं है तो शून्य। ठीक है, एकदम सिंपल। ठीक है, तो ये सभी चीजें सभी बच्चों को क्लियर है, यानी चर की घात आप लोग निकाल सकते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन जो है ये देख लीजिए, ये आपका आंसर है। यहाँ पे 2, 10, 1 और 0 ये सभी बच्चों को आ गया है। एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, मैं देता हूं, जल्दी से आंसर करेंगे। सब आज की क्लास बहुत सरल होने वाली है, आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, आज की क्लास बहुत मजेदार होगी और इंपॉर्टेंट होगी। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको आंसर बताना है। आपको बताना है कि कौन से बहुपद की घात 3 है। आपको इन 4 विकल्प में बताना है किस बहुपद की घात जो है 3 है। एक ही बार आंसर करना है विकास, बार बार आंसर नहीं कीजिए। एक ही बार आंसर करना है सभी बच्चों को, बार बार आंसर नहीं करना है, एक बार आंसर कीजिए, सिर्फ 1 टाइम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे पहले में अगर बात करेंगे तो चर की घात कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम घात यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है तो 4 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए ये तो बहुपद ही नहीं है, क्योंकि चर की घात क्या है -3 है, तो ये तो बहुपद ही नहीं है, ये बहुपद ही नहीं है। ठीक है, और ऑप्शन सी की बात करेंगे तो चर की घात कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे चर की घात 3 है 2 है, तो कौन सा होगा मैक्सिमम घात, यानी कि सॉरी मैक्सिमम घात यानी कि यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो आप लोग पहचान सकते हैं बहुपद की घात कैसे पहचानते हैं। ठीक है, आगे बढ़े अगले टॉपिक पे। सिंपल है ना। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, यानी बहुपद तो आप जान गए। तो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो बहुपद टोटली 3 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं रैखिक बहुपद, दूसरे को कहते हैं द्विघात बहुपद, तीसरे को कहते हैं त्रिघात। अब ये रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद तो त्रिघात बहुपद क्या होता है, तो ध्यान से याद रखिएगा कि जब बहुपद की घात, बहुपद की घात 1 हो, यानी कि चर की अधिकतम घात क्या हो 1 हो, तो उस बहुपद को क्या कहेंगे, बहुपद की घात 1। और जब बहुपद की घात 1 होगी तो उसे क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। ऐसे ही अगर हम बात करें द्विघात बहुपद की, तो जब बहुपद की घात 2 होती है, बहुपद की घात क्या होती है 2 होती है, यानी कि चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात क्या होती है 2 होती है, तो उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। आज जब बहुपद की घात 3 होती है, बहुपद की घात बहुपद की घात जो है 3 होती है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसमें जो होगा चर की अधिकतम घात 3 होगी।
अधिकतम घात 3 होगी। तो अभी आपने पढ़ा था कि जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात 1 होता है तो उसे हम बहुपद की घात 1 होगी, और जिस बहुपद की घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। और जब किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात अगर 2 होगी तो उसकी बहुपद की घात 2 होगी, और जब बहुपद की घात 2 होगी तो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। और जब चर की अधिकतम घात 3 होती है यानी कि बहुपद की घात 3 होगी, और जब बहुपद की घात 3 होगी तो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्लियर है? एकदम सिंपल। किसी बच्चे को यहां तक डाउट है? अब इसके एग्जाम्पल समझते हैं, अब इसके एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, अब इसके हम एग्जाम्पल समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहा हूं 5x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 3। अब मैं पूछूं कि ये कौन सा बहुपद है, त्रिघात बहुपद है कि द्विघात बहुपद है कि रैखिक बहुपद है? आप क्या बताओगे? सर त्रिघात। चैट सेक्शन में बताइए, सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे। चलिए, त्रिघात के लिए सी टाइप कर दीजिए, द्विघात के लिए बी टाइप कर दीजिए, और लिनियर के लिए ए टाइप कर दीजिए। चलिए, त्रिघात वाले सी टाइप कर देंगे और द्विघात वाले बी, और रैखिक के लिए ए टाइप कर देंगे। यानी सभी बच्चे बता रहे हैं कि ये क्या है, त्रिघात बहुपद है। क्यों त्रिघात बहुपद है? क्योंकि यहाँ पे चर की अधिकतम घात 3 है, और चर की अधिकतम घात 3 का मतलब क्या हुआ, बहुपद की घात 3 है, और जब बहुपद की घात 3 होगा तो वो त्रिघात बहुपद होगा। अब मैं अगर इसको 3 की जगह पे क्या कर दूं, अगर मैं 3 की जगह पे यहाँ पे 5 कर दूं, तो अब आप इसे क्या कहोगे, ये कौन सा बहुपद होगा? तो इसका अब कोई पार्टिकुलर नाम नहीं है, अब इसका कोई पार्टिकुलर नाम नहीं है। जैसे कि जो इंसान चोरी करता है उसे चोर कहते हैं, जो इंसान चोरों से रक्षा करता है उसे पुलिस कहते हैं, वैसे ही जो इंसान कुछ ऐसा विशेष काम नहीं करता है तो उसको सिर्फ इंसान कहते हैं, कुछ नाम नहीं लेते हैं। तो वैसे ही ये सिर्फ एक बहुपद है, इसका कोई विशेष नाम नहीं है, इसका कोई विशेष नाम नहीं है, तो इसे सिर्फ बहुपद कहेंगे। लेकिन जैसे ही बहुपद की घात 1 होगी तो इसका एक विशेष नाम है रैखिक बहुपद, जैसे ही बहुपद की घात 2 होगी तो इसका एक विशेष नाम है द्विघात बहुपद, और जैसे ही बहुपद की घात 3 होगी तो इसका एक विशेष नाम है त्रिघात बहुपद। और जब 3 के अलावा यानी 1 2 3 के अलावा 4 5 6 7 8 9 बहुपद की घात कुछ भी हो जाए तो उसे सिर्फ बहुपद कहेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? जैसे इंसानों में बहुत कम लोग पुलिस होते हैं, बहुत कम लोग चोर होते हैं, ज्यादातर लोग तो केवल इंसान होते हैं कि हाँ इंसान है, साधारण इंसान है, तो उनका कोई विशेष नाम नहीं होता। ऐसे यहाँ पे जो है ये साधारण सा बहुपद है, इसका कोई अलग से विशेष नाम नहीं है, लेकिन इनका नाम है कि घात 1 तो रैखिक, घात 2 तो द्विघात, घात 3 तो त्रिघात। समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, जल्दी से एक बार वाई टाइप करेंगे। चल आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक सिंपल सी बात मैं पूछता हूं, उसका बस आंसर कीजिएगा। आपने ईंट बनाते हुए किसी मजदूर को देखा है? ईंट बनाते हुए किसी मजदूर को किसने किसने देखा है? ईंट बनाते हुए मजदूर को कोई देखा है? कुछ लोगों ने देखा है, जो लोग नहीं देखे उनको मैं बता देता हूं। देखिए ध्यान से समझिएगा, ईंट बनाने वाले मजदूर जो क्या होते हैं, ऐसे करके देखिए, ये कुछ ईंट के आकार का जो है ना एक बॉक्स रखते हैं, और यहाँ पे XYZ जो भी उनके ईंट कंपनी का नाम रहता है वो लिख देते हैं। मुझे नहीं पता, जैसे मान लेते हैं एक ईंट कंपनी है जिसका नाम है XYZ, तो यहाँ पे एक लकड़ी का ये बॉक्स होता है। ये क्या होता है, एक लकड़ी का बॉक्स होता है। ठीक है, इधर ये चारों बगल से जो है बंद रहता है, इधर से भी बंद है, इधर से भी बंद है। ठीक है, ऊपर से खुला रहता है। बात समझ में आ गया? तो ये चारों बगल से बंद है, यानी इधर से भी बंद है, पीछे से भी बंद है, केवल ऊपर से खुला है। चारों बगल से बंद है, नीचे से बंद है, ऊपर से खुला हुआ है। और यहाँ पे जो कंपनी है वहां पे XYZ नाम का एक कट लगा दिया गया, एक डिजाइन बना दिया गया है। अब मजदूर क्या करता है, इसमें मिट्टी डालता है, और मिट्टी डाल के उसको बराबर करके ऐसे थोप देता है। तो ये जो यहाँ से ईंट बन के आता है ना, वो सेम टू सेम यहाँ बन जाता है। फिर मिट्टी डालेगा, फिर से ईंट जो बन के आएगा सेम टू सेम बन के आएगा, फिर मिट्टी डालेगा, फिर से ईंट सेम टू सेम बन के आएगा।
फिर ईंट डालेगा, फिर सेम टू सेम बन जाएगा, कोई अंतर नहीं होता है, सेम प्रकार के ईंट बनते हैं। तो हम क्या कहते हैं, इसे ईंट बनाने का फर्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? ईंट बनाने का फर्मा कहते हैं। और ये फर्मा को हम क्या समझ सकते हैं, इसी को सामान्य रूप कहते हैं। यानी कि जितने ईंट होंगे ना सब इसी प्रकार के होंगे, सामान्य रूप है ये। जितने ईंट होंगे सब कुछ इसी प्रकार के होंगे, तो इसे ईंट बनाने वाले लोग इसे फर्मा कहते हैं। मैथ की भाषा में इसे सामान्य रूप कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, सांचा कहिए या इसी को आप लोग फार्मा कहिए। सांचा भी कुछ लोग कहते हैं, ये ईंट बनाने का सांचा है या फर्मा है, तो इसी को मैथ की भाषा में सामान्य रूप कहते हैं। तो ऐसे ही कुछ इसी प्रकार आपके रैखिक बहुपद का, द्विघात बहुपद का, त्रिघात बहुपद का भी सामान्य स्वरूप होता है। सामान्य स्वरूप का क्या मतलब है, जैसे कि रैखिक बहुपद है तो यहाँ पे इसका सामान्य रूप क्या है, ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे याद रखिएगा ए बी सी डी, ये जो है ना, इससे आपको अभी जो है कुछ समय तक के लिए समझिएगा ये अचर है। जैसे 1 2 3 4 5 6 सब अचर होता है ना, तो यहाँ पे ए बी सी डी सब अचर है, और एक्स वाई जेड जो है ये सब क्या है, यहाँ पे चर को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी डी क्या है, अचर है। तो ए एक्स प्लस बी ये क्या है, रैखिक बहुपद का जो है सामान्य स्वरूप है। सामान्य स्वरूप का मतलब क्या है कि x प्लस बी और यहाँ पे a है, तो a के जगह पे आप कोई भी अचर रख दीजिए, कोई सा भी अचर रख दीजिए, बस जीरो मत रखिएगा। a और b के जगह पे कोई सा भी अचर रख दीजिए, -1 2, या फिर यहाँ पे आप +1 रख दीजिए, यहाँ पे 25 कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। ये जब भी बनेगा क्या बनेगा, एक रैखिक बहुपद ही बनेगा। यानी ए और बी का आप मान यहाँ पे बदल दीजिए, ए और बी का मान बदलते रहिए, कुछ भी कर दीजिए, बस जीरो मत कर दीजिएगा। जीरो करने से क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे जीरो कर दूंगा तो जीरो में गुना होगा एक से, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, और जब ये पूरा जीरो हो जाएगा तो फिर ये रैखिक बहुपद नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आप क्या समझे कि, यहाँ पे आप क्या समझे कि ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ये सामान्य स्वरूप है किसका, रैखिक बहुपद का। यानी कि अगर हम ए और बी का मान कुछ भी रखें, बस जीरो नहीं रखेंगे, वो जब भी आएगा हमेशा रैखिक बहुपद ही आएगा। बात समझ में आया कि ए और बी का मान कुछ भी रखिए, बस जीरो मत रखिएगा, वो हमेशा रैखिक बहुपद आएगा। यानी कि जैसे इस फार्मा में हम जितनी बार भी मिट्टी डालेंगे वो बनेगा एक्स वाई जेड नाम का ईंट, और सेम आकार का ही बनेगा। ऐसे ही कुछ ये भी है, इसका सामान्य स्वरूप है ये रैखिक बहुपद का, फर्मा टाइप का। इसमें ए और बी की जगह पे कोई भी संख्या डाल दीजिए, ये हमेशा रैखिक बहुपद आएगा। और ए और बी यहाँ पे क्या है, अचर है। ठीक है, ऐसे ही द्विघात बहुपद है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी यहाँ पे ए बी और सी का मान कुछ भी रख दीजिए, बस ए का मान जीरो मत रखिएगा, ए का मान जीरो मत रखिएगा, ए बी सी का मान कुछ भी रख दीजिए, जब भी आएगा ये द्विघात बहुपद ही आएगा। ऐसे ही त्रिघात बहुपद का भी है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यहाँ पे ए बी सी डी का कुछ भी मान रख दीजिए, बस ए का मान जीरो मत रखिएगा, जो भी आएगा हमेशा त्रिघात बहुपद ही आएगा। ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गया? आ गया तो एक बार वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। ये बात अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। इसलिए मैंने फर्मा वाला आपको कहानी समझाया कि आपको समझ में आ जाए कि सामान्य रूप होता क्या है। ठीक है, तो जैसे ईंट बनाने के लिए फर्मा वो जो है लकड़ी का डब्बा जैसा यूज होता है, ऐसे यहाँ पे ये आपके रैखिक बहुपद का फर्मा है। ठीक है, यानी कि रैखिक बहुपद जब भी होगा इसी फर्मा में फिट बैठेगा। चलिए आगे आते हैं। देखिए तो ये कुछ उदाहरण है, जैसे यहाँ पे एक्स ए का मान कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे बी का मान 5 कर दिया गया, ये क्या है, रैखिक बहुपद है, क्योंकि एक्स का घात कुछ नहीं तो 1 है, रैखिक बहुपद है। यहाँ पे देखिए ए का मान 3 कर दिया गया, बी का मान यहाँ पे 4 कर दिया गया, सी का मान 7 कर दिया गया, बाकी सब कुछ सेम टू सेम रखा गया है, तो ये क्या है, आपके द्विघात बहुपद है। ये त्रिघात बहुपद है, बहुपद की घात मैक्सिमम 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो ये सारी चीजें आप लोग पहचान चुके हैं। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने नोट डाउन कॉपी में जरूर कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा जल्दी से। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, और अगला टॉपिक है आपका इक्वेशन, समीकरण। तो अब देखिए आपने अभी तक क्या पढ़ा था, बहुपद। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, समीकरण। अब पहला अंतर क्या होता है बहुपद और समीकरण में, तो देखिए बहुपद में कहीं पे भी आप देखेंगे कि इक्वल का साइन जो है नहीं आता है, इक्वल का साइन नहीं आता है।
और इक्वेशन में देखेंगे कि इक्वल का साइन जरूर आएगा। अगर इक्वल का साइन नहीं आएगा तो फिर वो समीकरण नहीं है। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 5x² + 2, तो आप क्या कहोगे कि ये एक बहुपद है। लेकिन जैसे ही मैं 5x² + 2 बराबर में कुछ भी लिख दूं, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी, 0 कुछ भी लिख दूं, तो ये अब क्या बन गया, अब ये समीकरण बन गया। तो समझ गए होंगे कि बहुपद में जब इक्वल का साइन लगा के अगर उसका वैल्यू हम कुछ कर देते हैं तो वो समीकरण बन जाता है, और जब इक्वल का साइन नहीं लगा होता है तो वो बहुपद रहता है। पहचानने का सिंपल तरीका है बहुपद और इक्वेशन में क्या अंतर है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसी चीज को यहाँ पे आपको दिखाया गया है, जैसे 3x + 5 = 2, ये क्या है, एक समीकरण है। अब ये समीकरण कैसे है तो ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या बताया था कि 3x + 5 क्या है, एक बहुपद है। अब बहुपद को जब हम इक्वल का साइन लगा के किसी मान के साथ बराबर कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है। और यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि ये बराबर का चिन्ह रहना ही चाहिए, समीकरण के लिए जरूरी है। और इसमें एक बायां पक्ष होता है और एक दायां पक्ष होता है। ठीक है, एक दायां पक्ष होता है, एक बायां पक्ष होता है। तो इसको बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, और ये हमेशा बराबर होता है, ये हमेशा बराबर होता है। लेफ्ट हैंडेड साइड बराबर RHS होता है, यानी बराबर होता है। अब ये कैसे बराबर होता है तो उसी को हमें सीखना है। ये कैसे बराबर होगा, यानी कि x का हम कौन सा वैल्यू रखेंगे कि ये जो है 2 के बराबर होगा, यही अब हम निकालना सीखेंगे। कैसे सीखेंगे तो देखिए, तो इसको हल करना सीखेंगे कि x का क्या वैल्यू रखेंगे कि वो बराबर हो जाएगा। तो इसी को निकालने के लिए समीकरण का हल कहते हैं। पक्षांतरण विधि के द्वारा हम अभी निकालेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन बाय ट्रांसपोज मेथड, देखिए कैसे होगा। तो समीकरण का हल क्या कहलाता है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या कहलाता है। तो किसी समीकरण के हल का मतलब है चर का ऐसा मान निकालना होता है जो समीकरण को संतुष्ट करे। संतुष्ट का मतलब क्या है कि LHS = RHS। संतुष्ट का मतलब क्या है, LHS = RHS। तो यही होता है संतुष्ट। समीकरण का मतलब क्या होता है, LHS = RHS, यानी x का कौन सा वैल्यू रखें कि LHS = RHS हो जाए, यानी कि समीकरण संतुष्ट हो जाए। जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं 5 + x = 9, तो अब आप बताइए x की जगह पे हम क्या रखेंगे कि ये 9 के बराबर होगा। x की जगह पे हम क्या रखेंगे कि ये 9 के बराबर होगा। तो यहाँ पे x की जगह पे अगर हम क्या रख देंगे 4, तो ये x बराबर जो 4 आया ना, ये समीकरण का हल है। ये समीकरण का क्या है, हल है। क्योंकि हम x की जगह पे 4 रखेंगे तो 9 = 9 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे x = 4 जो है समीकरण का हल है। समझ में आया। तो यही चीज लिखा गया है कि किसी समीकरण के हल का मतलब क्या है, चर का ऐसा मान, यानी कि x का ऐसा मान जो समीकरण को संतुष्ट करे, यानी कि LHS = RHS करे, तो वही होता है समीकरण का हल। तो अब समीकरण को हल कैसे करते हैं उस पर थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, अब मैं पूछूं यहाँ पे x - 5 का आपको हल बराबर 0 का समीकरण का हल बताना है, तो क्या होगा बताइए। यानी x की जगह पे क्या रखेंगे कि ये 0 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, x की जगह पर अगर 5 रखेंगे तो 5 - 5 = 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे समीकरण का हल क्या हो जाएगा, यहाँ पे समीकरण का हल क्या हो जाएगा, x = 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बताइए क्वेश्चन नंबर 2 में कि y के जगह पे क्या रखेंगे कि ये LHS = RHS हो जाएगा। क्या रखेंगे, क्या रखेंगे, तो अगर हम यहाँ पे y के जगह पे 8 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका समीकरण संतुष्ट। तो यहाँ पे y = 8 हो गया। तो ये दिया कि y की जगह पे 8 रहेगा तो 12 8 20 हो जाएगा। x की जगह पे 5 रहेगा तो 5 में से 5 जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये तो छोटा क्वेश्चन था तो आपने बता दिया। अब इसे सॉल्व करने का तरीका भी है। तरीका क्या है, ध्यान से समझिएगा। हमेशा कोशिश कीजिए, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं 2x + 10 = 11। अब इसको सॉल्व करने में आपको टाइम लगेगा, तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि जो ये अचर होता है, अचर वाले को एक तरफ ले जाएं, अचर को एक तरफ रखें और चर वाले को एक तरफ रखें। ठीक है, हमेशा ये कोशिश करना है कि चर को एक तरफ रखें, अचर वाले को एक तरफ रखें। तो यहाँ पे देखिएगा ये चर वाला है तो इसको यहीं रहने देते हैं, ये अचर है। अब ये इक्वल के साइन के इधर लेके जाएंगे, तो जब इक्वल के साइन के अपोजिट में ले जाते हैं ना, तो प्लस वाला चीज जो है इधर जाता है माइनस हो जाता है, माइनस वाला चीज इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, गुणा वाला चीज इधर जाएगा भागा हो जाएगा, अब भागा वाला चीज इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। और जस्ट इसके उल्टा भी होता है, यानी जब गुणा वाला चीज इधर आएगा
तो भग्गा हो जाएगा, माइनस वाला चीज इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस वाला चीज इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, भागा वाला चीज इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। यानी बातें आप लोग समझ गए होंगे कि जब हम इक्वल के साइन के अपोजिट में कोई चीज ले जाते हैं तो उसका साइन बदल जाता है, चिन्ह बदल जाता है। तो जैसे यहाँ पे 10 को हम प्लस 10 को इधर लेके जाएंगे तो अब वो क्या हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा। तो यहां से अब देखिए x बराबर क्या आएगा, तो यहां से आप देखिए 2x बराबर क्या हो जाएगा, 11 में से 10 गया 1, और यहां से x निकालेंगे तो यहाँ पे x के साथ ये गुणा हुआ है, x के साथ ये गुणा हुआ है तो अब भाग लगेगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे भाग लग जाएगा। समझ में आया सभी बच्चों को, क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार y टाइप करके बताइए। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। चलिए एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, आप लोगों को हल करना है, याद रखिएगा। प्लस इधर जाएगा माइनस, माइनस इधर आएगा प्लस, गुणा इधर जाएगा भागा, भागा इधर आएगा गुणा। एकदम सिंपल से इक्वल के साइन के अपोजिट में क्या होगा, प्लस इधर जाएगा माइनस, माइनस इधर आएगा प्लस, ठीक है। ऐसे ही गुणा इधर जाएगा भागा, भागा इधर आएगा गुणा, एकदम अपोजिट, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब देखिएगा जैसे क्वेश्चन करके देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करके आंसर बताइए तो x बराबर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करके आंसर बताइए क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए। तो देखिए यहाँ पे x बराबर हम निकालते हैं तो ये 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 20 माइनस 4 कितना हो जाएगा 16। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, एकदम सही आंसर है सभी बच्चों का। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये -4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, तो 20 + 4 हो जाएगा, यानी कि 24 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे देखिए ये एक क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे x बराबर निकालेंगे तो ये गुणा हो रहा है 4 के साथ, 4 के साथ x गुणा हुआ है तो अब भाग लगेगा, तो 20/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 4 से 20 कट जाएगा 5 बार में, यानी यहाँ पे x बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए जल्दी से। कुछ विकास आपको कितनी बार कहा हूं, एक बार आंसर करना है। देखिए मैं आपको समझाता हूं हर क्लास में और हर बार आप गलती करते हैं, एक बार में ही आंसर करना है, बार बार नहीं करना है। देखिए तो यहाँ पे ये x के साथ क्या हुआ है, धक्का लगाए तो इधर जाएगा तो क्या होगा, गुणा होगा, तो x बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 20 × 4 यानी कि 80 हो जाएगा। समझ में आया सभी बच्चों को? तो ये एकदम बेसिक था। अब अच्छे लेवल का क्वेश्चन करते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। क्लियर है, क्लियर? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, यहां तक किसी बच्चे को डाउट है। अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, अपना नाम और आंसर दोनों एक साथ कीजिएगा, इसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे। चलिए नाम और आंसर दोनों एक साथ कीजिएगा। x का मान यहाँ पे क्या आएगा, x का मान क्या आएगा, 5x - 3 बराबर 27, 5x - 3 बराबर 27। विकास का आंसर आ गया। देखिए फिर विकास आपने 2 बार आंसर किया, एक ही बार आंसर करना है। नितिन का आ गया, आफाक का आ गया, अन्नू का आ गया, सभी बच्चे करिए। एक दास का भी आ गया, कृति का भी आ गया, नेहा का भी आ गया, वेरी गुड। तो देखिए कैसे करते हैं, एकदम ध्यान से समझिए। साक्षी का भी आ गया, हिमांशी का भी आ गया, ध्यान से देखिए। मैंने क्या बताया था कि अचर वाले को एक तरफ रखते हैं, अचर वाले को एक तरफ रखते हैं, हमेशा कोशिश यही करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5x है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, चर वाला है, और ये जो है अचर है तो इसको इधर भेजेंगे, तो -3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -3 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, 5x है और 27 में 3 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5x में ये क्या हुआ है, गुणा हुआ है, ये क्या हुआ है, गुणा हुआ है, तो जब अब ये 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग लगेगा, तो 30 है ना, तो अब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 30/5 आ जाएगा, और 30 में अगर 5 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 6, यानी यहां से x बराबर कितना आ गया, 6। क्लियर है सभी बच्चों को? एकदम सिंपल क्वेश्चन था, आज सभी बच्चों का उत्तर भी एकदम सही था। कैमरा बंद रखेंगे सभी बच्चे, हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर पोल में आंसर करेंगे।
एक और क्वेश्चन कीजिए। a बराबर 4 है तो a का मान बताइए क्या होगा। a का मान क्या होगा। हमेशा कोशिश कीजिए चर वाले को एक तरफ रखें और अचर वाले को एक तरफ रखें। हमेशा कोशिश करना है कि चर वाला एक तरफ अचर वाला एक तरफ, तभी आसानी से सॉल्व होता है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, चर वाला एक तरफ अचर वाला एक तरफ। कोशिश कीजिए। गलत आंसर है विकास आपका। आराम से कोशिश कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। चलिए देखिए, बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है सभी बच्चों का, वेरी गुड। देखिए यहाँ पे जो है ये -6a है। एक मिनट, तो हम क्या करेंगे, ये a वाला है यानी चर वाला है तो इसे इधर लेके आ जाते हैं, और ये +4 है तो इसको इधर लेके चले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, a है और ये -6 से अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +6a हो जाएगा इक्वल, ये 25 है तो 25 ही रहेगा, और ये +4 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, और 1a में 6a जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7a हो जाएगा बराबर। 25 में से 4 गया तो क्या आ जाएगा, 21, और यहाँ से a बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुना हुआ है तो अब भाग होगा, 21/7, और 7 त्रिका कितना हो जाएगा, 21, 7 त्रिका 21, यानी कि a बराबर कितना आ गया। क्लियर है सभी बच्चों को। जल्दी से वाई टाइप कीजिए, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है ना, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। चलिए एक क्वेश्चन और कीजिए। अगर क्वेश्चन में दे दूं 5p + 8 = 28, क्वेश्चन कीजिए तो सभी बच्चे। p का मान बताना है, p बराबर क्या होगा। एक ही बार आंसर करना है विकास, बार बार कह रहा हूं, एक ही बार आंसर करना है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो देखिए, तो सिंपल सी बात है, ये +8 इधर जाएगा, 5p यहीं रहेगा, तो 28 में से -8 हो जाएगा, तो 5p बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20, और यहां से अगर p बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 बट्टे में ये 5 आ जाएगा, भाग लग जाएगा, और 5 से 20 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 5 चौका 20, यानी कि p बराबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। बहुत सिंपली आप लोग कर पा रहे हैं। चलो तो एक क्वेश्चन पोल में भी कर दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन देखिए क्या है, 3x + 6 = 18 है, तो बताना है x का मान क्या होगा। आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, जल्दबाजी कीजिएगा गलत हो जाएगा। आराम से सॉल्व कीजिए, अभी पोल नहीं दिया हूं, आराम से सॉल्व कीजिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को। x बराबर क्या होगा, एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है। x बराबर क्या होगा, देखिए दो बच्चों, एक बच्चे का आंसर गलत हो गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आराम से कीजिए, आप कर लेंगे, जल्दबाजी नहीं करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, जल्दबाजी मत कीजिए, बस आप कर सकते हैं, आराम से कीजिए। दो बच्चों का आंसर गलत हो गया, चलिए कोई बात नहीं, जल्दबाजी में दो बच्चों का आंसर गलत हो चुका है, तीन बच्चों का आंसर गलत हो गया। देखिए यही होता है जल्दबाजी का नतीजा। आराम से कीजिए सभी बच्चे, अभी भी 10 बच्चों के आंसर नहीं आए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। पोल सेक्शन में आंसर करना है। पोल सेक्शन कैसे आता है, तो आपकी स्क्रीन पे ऐसे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा।
और जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक्टिव पोल का ऑप्शन आएगा, और जैसे ही आप एक्टिव पोल पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने 4 विकल्प आएगा, A B C D। इनमें से जो सही है सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी 6 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। लास्ट के 30 सेकेंड, लास्ट के 30 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 30 सेकेंड। पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए 3 बिंदु पे क्लिक करना है, एक्टिविटीज पे जाना है, फिर एक्टिव पोल पे क्लिक करना है, फिर ABCD का ऑप्शन आएगा, जो सही ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करना है और फिर वोट का बटन दबा देना है। अभी भी 4 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड। आंसर कीजिए सभी बच्चे। देखिए इतना समय नहीं लगेगा। 15 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोगों को आता है ये, फिर भी आप लोगों ने गलती किया। ध्यान से देखिएगा। देखिए 3x है तो ये 3x ही रहेगा। ये +6 जो है ये राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 18 है, +6 आएगा इधर, -6 हो जाएगा। अब देखिए 6x है, 18 में से 6 गया, 12 आएगा। अब यहाँ पे x के साथ 3 क्या हुआ है, गुणा हुआ है। x के साथ 3 क्या हुआ है, गुणा हुआ है। जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग लगेगा, तो 12/3 हो जाएगा। और 12 में 3 से भाग लगाएंगे तो ये कट के कितना हो जाएगा, 4। यानी कि x बराबर यहाँ पे क्या हो गया, 4। आपका आंसर हो गया ऑप्शन। क्लियर है सभी बच्चों को? बताएंगे एक बार सभी बच्चे क्लियर है? आसान था। किसी बच्चे को डाउट है तो N टाइप कीजिए, क्लियर है तो Y टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो N टाइप कीजिए, क्लियर है तो Y टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? चल आगे बढ़ते हैं। चलिए तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए एक क्वेश्चन और कीजिए, इस बार थोड़ा सा सवाल अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 3 कीजिएगा, आराम से कीजिए। Y का मान क्या होगा? Y का मान निकालना है। अपना नाम और आंसर दोनों एक साथ सेंड करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। नाम और आंसर दोनों एक साथ सेंड करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। विकास का आ गया -5, वेरी गुड। सुमित का आया है 5, वेरी गुड। विकास हो गया ना, एक बार कर दिए ना -5, अब कितना बार आंसर कीजिएगा? एक दास का -5, अनु का -5, नितिन का -5, वेरी गुड। नेहा का -5, भावना का -5, वेरी गुड। वंदना का -5, दीपांशु का -5, आर्यन का -5, कृति का भी -5, वेरी गुड। बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप लोग। आयना का भी -5। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये +y है तो इसको इधर ले लेके आ जाएंगे, और यहाँ पे +40 है तो इसको इधर लेके चले जाएंगे। मैंने क्या कहा था कि चर वाले को एक तरफ रखिएगा, अचर वाले को एक तरफ रखिएगा, सॉल्व करना आसान हो जाता है। चलिए तो यहाँ पे 8y है और ये +y इधर आएगा तो -y हो जाएगा, और यहाँ पे 5 है और ये +40 इधर जाएगा तो -40 हो जाएगा। सिंपल। अब देखिएगा इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, और 8y में से 1y जाएगा तो क्या आएगा, 7y। 8y में से अगर 1y जाएगा तो क्या आएगा, 7y। तो 7y बराबर, अब देखिए इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। अब बताइएगा एक माइनस में हो एक प्लस में हो तो घटाते हैं, और 40 में से 5 गया 35,
अब चिन्ह किसका लगता है? जो बड़ा होता है। तो 40 बड़ा है, माइनस में है, तो चिन्ह भी माइनस में लगेगा। अब देखिए यहां से y बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा? -35/7। और आपने क्या पढ़ रखा है कि एक माइनस में हो और भाग लगाते हैं, दूसरा प्लस में हो तो हमेशा माइनस आता है। जैसे आपने पढ़ा था -20 में अगर हम भाग लगाएंगे +4 से तो आंसर क्या आता था? -5 आता था। तो कुछ ऐसा ही नियम यहाँ पे है कि -35 में अगर 7 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? -5 आएगा। तो y बराबर यहाँ पे क्या आएगा? -5 आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए एक क्वेश्चन मैं देता हूं, आप लोगों को करना है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। एक्स का मान बताना है कि क्या होगा। एक्स का मान बताना है कि क्या होगा। यही तो गलती करते हैं विकास, आप सबसे पहले के चक्कर में गलत करते हैं। आराम से किया कीजिए, सही हो गया तो वेरी गुड, गलत हो गया तब आराम से किया कीजिए। बिना चेक किए आंसर सेंड कर देते हैं, चेक कर लिया कीजिए ना पहले एक बार। चल कोशिश कीजिए सभी बच्चे। और एक दूसरे का आंसर देख के कॉपी मत कीजिए, हो सकता है कि उनका गलत हो तो सबका गलत हो जाएगा। तो अब देखिए मुस्कान का 0 आया, किसी का 7x आया, किसी का 7 आया। ठीक है, ठीक है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। अब देखिए इस बार हमें लगता है गॉड महोदय का आंसर जो है गलत है। ठीक है, समझिएगा, देखिए ध्यान से समझिएगा। हम -2x को इधर लेके आएंगे तो ये +2x हो जाएगा, और ये +11 को इधर लेके जाएंगे -11 हो जाएगा। अब -6 को इधर लेके जाएंगे +6 हो जाएगा। चलिए 5x हो गया, ये माइनस इधर आएगा तो +2x हो जाएगा बराबर। यहाँ पे पहले से 5 है और ये -6 इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, और फिर ये क्या है +11 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -11 हो जाएगा। बात समझ में आया? अब देखिए यहां से 5x और 2x कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। और यहाँ पे 6 5 11 -11 तो क्या आ जाएगा? x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? 0 में एक क्या हो जाएगा? 7। अब आप बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा, बताइएगा। समझ में आया? तो आंसर गलत था ना विकास का? ठीक है, तो 0/7 हो। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, यही होता है ओवर कॉन्फिडेंस, नहीं लाना चाहिए। ठीक है, चल एक क्वेश्चन और कर दीजिएगा।
चलिए इसे सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। 5x + 7 = 9x - 3। कोशिश कीजिए। वेरी गुड, किसी का 1 किसी का 2, वेरी गुड, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। किसी का 1 किसी का 2। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है। ये +9 जो है इधर लेके आएंगे तो -9 हो जाएगा। ये +7 जो है इधर जाएगा -7 हो जाएगा। चलिए तो 5x है, इधर में -9x आ जाएगा बराबर, ये -3 है, इधर में ये जाएगा तो -7 हो जाएगा। चलिए अब देखिए 5x के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, ठीक है, तो एक माइनस में एक प्लस में तो घटाते हैं, तो 9x में से 5x गया क्या आ जाएगा 4x। बड़ा कौन है, माइनस वाला कि प्लस वाला, माइनस वाला, तो -4x बराबर, माइनस माइनस में दोनों रहता है तो जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। अब यहां से x बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा -10/4 आएगा। जब इसे कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस है ये भी, तो माइनस माइनस कट के तो 10 प्लस हो जाएगा, तो 10/4 आ गया। अब 2 से इसको कटाते हैं, देखिए तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यानी कि 5/2 जो है आंसर होगा, 5/2 जो है आंसर होगा। तो किसी का भी सही नहीं था, किसी का भी सही नहीं था। और आप लोगों को पता है कि माइनस में भाग लगता है, माइनस से तो आता क्या है प्लस, इसलिए यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आएगा +5/2 आएगा। ठीक है, क्लियर है ना। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ भी डाउट है तो पूछ, किसी भी बच्चे को कहीं से भी कुछ भी डाउट है पूछ लीजिए।